नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मार्च का महीना किसी भी फाइनेंशियल का आखिरी महीना होता है और इसी दौरान हमें फाइनेंस से जुड़े कई ज़रूरी काम 31 मार्च से पहले पूरे करने होते हैं। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं किए गए तो आपको टैक्स का या फाइनेंस से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं तो बिना एक्स्ट्रा रिस्क लिए भी आप काफ़ी टैक्स बचा सकते हैं। ज़रूरी है कि आप इन हिडन टिप्स को समझें और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अप्लाई करें। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 11 जरूरी फाइनेंशियल कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें 31 मार्च से पहले ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपका एक क्लिक मुझे आगे भी ऐसे काम के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। 11 जरूरी फाइनेंशियल काम्स। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरा करें। दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स अपने एम्प्लॉयर को जमा करें। तीसरा, एआईएस और फॉर्म 26A को जरूर जांचें। चौथा, पीपीएफ एनपीएस सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम अमाउंट का योगदान जरूर करें। पांचवा, अपने होम लोन की इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जांच करें। छठा, पुराने और नए टैक्स रिगेम की तुलना करके सही विकल्प चुनें। सातवां, अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपडेट करें। आठवां, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करें। नौवां, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरें। 10वां, कैपिटल गेन प्लानिंग करें। 11वां, एडवांस टैक्स या पेंडिंग टैक्स पेमेंट पूरा करें। चलिए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरा करें। अगर आपने अभी तक टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इसे जरूर पूरा कर लें। इनकम टैक्स में कई ऐसे इन्वेस्टमेंट विकल्प हैं जिसे निवेश करके आप टैक्स लायबिलिटीज कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत आप फाइनेंशियल ईयर्स में अधिकतम 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस लिमिट को पूरा नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले इन्वेस्ट करके इसका फायदा उठा सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए कुछ प्रमुख ऑप्शन। पहला, पीपीएफ, यह सरकार द्वारा समर्थित एक सुरक्षित निवेश योजना है जिसमें मिलने वाला इंटरेस्ट और मेच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। दूसरा, ईएलएसएस फंड, यह एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। तीसरा ऑप्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी ली है और इसका प्रीमियम भी 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम किया जाता है। चौथा, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, यह एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें निवेश करके आप न सिर्फ भविष्य के लिए फंड बनाते हैं बल्कि टैक्स में भी अतिरिक्त छूट पाते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो 31 मार्च से पहले 80C लिमिट को जरूर चेक कर लें और जरूरत के अनुसार निवेश करके टैक्स बचाने का प्रयास करें। 2, इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स अपने एम्प्लॉयर को जमा करें। जब आप टैक्स बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर निवेश करते हैं जैसे LIC, पीपीएफ, ईएलएसएस, हेल्थ इंश्योरेंस आदि, तो आपको उन निवेशों के डॉक्यूमेंट 31 मार्च से पहले अपने कंपनी या ऑफिस में देना होता है। सेक्शन 80C के तहत LIC प्रीमियम रिसीप्ट, पीपीएफ डिपॉजिट स्लिप, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स, ट्यूशन फी रिसीप्ट। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीप्ट, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल पेमेंट प्रूफ, एनपीएस इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पब्लिक रिसिप्ट, HRA हाउस रेंट अलाउंस, रेंट रिसिप्ट, रेंटल एग्रीमेंट और लैंडलॉर्ड का पैन अगर किराया ज़्यादा है तो। पॉइंट नंबर 3, एआईएस और फॉर्म 26A को ज़रूर चेक करें। एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक डिटेल स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके पूरे साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ये आपकी इनकम का पूरा रिकॉर्ड दिखाता है जिससे आपको सही आइडिया भरने में मदद मिलती है। दूसरा, फॉर्म 26AS एक टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके ऊपर कटा हुआ TDS, TCS
एडवांस टैक्सेस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है। ये दिखाता है कि सरकार के पास आपके नाम का कितना टैक्स जमा हुआ है। टैक्सपेयर्स को इन दस्तावेजों में दिए गई सभी राशियां यानी अमाउंट्स को ध्यान से जांचना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की गलती या डिस्क्रिपेंसी होने पर डेटा मिसमैच हो सकता है और इसी कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। चौथा, पीपीएफ, एनपीएस या एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम अमाउंट का योगदान जरूर करें। अगर आप पीपीएफ, एनपीएस या एसएसवाई में निवेश करते हैं तो हर साल कम से कम मिनिमम अमाउंट जरूर जमा करें। इससे आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा और ये योजनाएं न केवल आपकी बचत को बढ़ाती हैं बल्कि आपकी टैक्सेबल इनकम को भी कम करती हैं। अगर आप इन योजनाओं में 31 मार्च से पहले निवेश करते हैं तो आप इन्हें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप समय पर इन सरकारी स्कीम में निवेश करते हैं तो आप एक तरफ फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं और दूसरी तरफ टैक्स भी बचाते हैं, यानी डबल बेनिफिट मिलता है। 5, अपने होम लोन के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की जांच करें। अगर आपने होम लोन लिया है तो बैंक हर साल आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देता है। इसमें आपने साल भर में कितना इंटरेस्ट दिया है ये जानकारी होती है। इस सर्टिफिकेट को ध्यान से चेक करना जरूरी है ताकि आप सही अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट ले सकें। आप होम लोन के ब्याज पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। प्रिंसिपल रीपेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। अगर आपका घर किराए पर है तो आप दोनों टैक्स रिगेन, ओल्ड और न्यू के तहत डिडक्शन के रूप में पूरे इंटरेस्ट पर टैक्स छूट ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपके पास सही इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मौजूद हो ताकि आप आईटीआर भरते समय सही क्लेम कर सकें और किसी भी प्रकार की टैक्स समस्या से बच सकें। छठवां, पुराने और नए टैक्स रिगेम की तुलना करके सही विकल्प चुनें। सही टैक्स रिगेम का चयन करना टैक्स बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुराने टैक्स रिगेम कई तरह के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जैसे एटीसी, डी, एचआरए लेने की अनुमति देता है, लेकिन इनमें टैक्स स्लैब रेट्स अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिगेम में टैक्स स्लैब रेट्स कम और सरल होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की अनुमति नहीं होती। इसलिए कौन सा टैक्स रिगेम बेहतर है, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और आप कितनी डिडक्शंस, एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शन है तो पुराना रिजीम बेहतर हो सकता है। अगर आपके पास डिडक्शन कम है और आप सिंपल कैलकुलेशन चाहते हैं तो न्यू टैक्स रिगेम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सातवां, अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपडेट करें। पैन आधार लिंक, अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपका टैक्स ज़्यादा कट सकता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सुनिश्चित करें कि आपका जो बैंक अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है वह एक्टिव है, पूरी तरह से सही हो, क्योंकि आपका टैक्स रिफंड सीधे इसी अकाउंट में जमा किया जाता है। नॉमिनी डिटेल्स, अपने सभी फाइनेंशियल्स अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, पीपीएफ के लिए नॉमिनी की जानकारी को समय समय पर रिव्यू और अपडेट करें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यह सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड है अपडेट और सही है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण कम्युनिकेशंस और ओटीपी इन्हीं पर भेजे जाते हैं। 8, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे करें। अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और किसी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है तो आप उस शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचकर उस लॉस को अपने प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहा जाता है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक ऐसी रणनीति है जिसके जरिए निवेशक अपने कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को कम कर सकते हैं। अगर आपके किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में घाटा हो रहा है और दूसरी तरफ निवेश में मुनाफा हो रहा है तो नुकसान वाले निवेश को बेचकर उस नुकसान को मुनाफे के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते समय यह समझना भी जरूरी है कि कैपिटल लॉस दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस।
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी साल आपका पूरा लॉस एडजस्ट नहीं हो पाता है तो आप उस लॉस को अधिकतम 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और भविष्य के कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जरूर देखें। अगर किसी निवेश में घाटा हो रहा है और तो सही प्लानिंग के साथ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नाइन्थ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरें। अगर आपने अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका प्रीमियम 31 मार्च से पहले जरूर भर दें। ऐसा करने से आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन का लाभ मिल सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो आप अधिकतम 25,000 रुपये तक का डिडक्शन को अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने माता पिता के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन का लाभ मिल सकता है। इसलिए अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अभी तक जमा नहीं हुआ है तो रिन्यू बाकी है तो 31 मार्च से पहले इसे जरूर भर दें ताकि आपको इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स डिडक्शन का पूरा लाभ मिल सके। 10, कैपिटल गेन प्लानिंग करें। अगर आपने शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश किया और उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कैपिटल गेन की सही प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग करके आप टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को खरीदने के 1 साल के भीतर बेचते हैं तो उस पर होने वाला प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इस पर वर्तमान में 20% टैक्स लगता है। वहीं अगर आप किसी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज़्यादा समय तक रखते हैं उसके बाद बेचते हैं तो इस पर होने वाला प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इस पर वर्तमान में 12.5% टैक्स लगाया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए कई निवेशक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं और ज़रूरत के अनुसार प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ताकि 1.25 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री लिमिट का पूरा फायदा उठा सकें। 11, एडवांस टैक्स या पेंडिंग टैक्स पेमेंट्स पूरा करें। अगर आपका कोई टैक्स पेमेंट बाकी है तो 31 मार्च से पहले ज़रूर भर देना चाहिए। फिनिशियल ईयर खत्म होने से पहले सभी टैक्स से जुड़े पेमेंट्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बाद में आपको किसी तरह की पेनल्टी या अतिरिक्त इंटरेस्ट का पेमेंट ना करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि साल के दौरान हमारी इनकम अलग अलग सोर्सेज में आती है जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम या कैपिटल गेन। ऐसी स्थिति में कभी कभी कुल टैक्स की सही कैलकुलेशन नहीं हो पाती और कुछ टैक्स बकाया रह जाता है। अगर आपका कोई टैक्स पेमेंट बाकी है तो 31 मार्च से पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में उसे जमा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी टैक्स लायबिलिटीज समय पर पूरी हो जाती है और बाद में अतिरिक्त चार्जेस से बचा जा सकता है। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार यदि समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको ब्याज भी देना पड़ता है। यह ब्याज आमतौर पर प्रति माह के हिसाब से लगाया जाता है जिससे आपकी कुल टैक्स देनदारी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ मामलों में पेनल्टी भी लगाई जाती है, खासकर तब जब टैक्स का भुगतान काफी देर से किया जाए। इस तरह समय पर टैक्स भुगतान करने से आप अनावश्यक ब्याज और पेनल्टी से बच सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी वेल मैनेज रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से जुड़ा आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी पॉइंट को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी खास टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक अपने प्रश्न कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का सही और आसान जवाब दे सकें। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है जैसे कि आप किसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं या हम
अपने कंटेंट को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, तो वह भी जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें आगे बढ़ने और आपको बेहतर जानकारी देने में मदद करते हैं। धन्यवाद।